आज हम लोग गुप्त काल का विज्ञान और तकनीक पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुप्त काल का विज्ञान एवं तकनीक। विज्ञान एवं तकनीक शुरू करने से पहले कल हम लोग जो साहित्य पढ़ रहे थे उसी के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विशेषकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस संबंध के बाद उसके संबंध में हम कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं। जैसे महाभारत में कुल मिला के 18 पर्व है या अध्याय है। ठीक, महाभारत का जो रचना हुआ है वो 4th सेंचुरी BC में हुआ है, फाइनली गुप्त काल में लिखा गया है। और महाभारत की पहली बार जो चर्चा है वो आश्वालायन गृह सूत्र में है। महाभारत की पहली बार चर्चा कहाँ हुई है? आश्वालायन गृह सूत्र में हुआ है। महाभारत में जो इसका छठा पर्व है या अध्याय है उसी को हम लोग भीष्म पर्व कहते हैं। और इसमें जो है कृष्ण और अर्जुन का संवाद है जिसको हम लोग भगवत गीता के नाम से जानते हैं। ये जो महाभारत है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। भगवत गीता या महाभारत में दोनों कथन में अवतारवाद का पहली बार चर्चा है कि भगवान जो है अवतार लेते हैं। वो भीष्म पर्व में भी है, जो गीता जिसको हम लोग भगवत गीता भी कहते हैं, जो क्षेपक के रूप में है, और महाभारत भी कह सकते हैं। महाभारत में एक इंपॉर्टेंट बात यह है जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि महाभारत का एक कथन है कि जो यहाँ है वो सभी जगह है और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। महाभारत का एक स्टेटमेंट है कि जो यहाँ है वो सभी जगह है और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। भगवत गीता में कृष्ण जो है अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। ये कृष्ण जो है अर्जुन को समझाते हैं कि तुम कर्म के भागी हो, फल की चिंता ना करो। क्लियर? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं हो रहा होगा समझने में। कल हम लोग पुराण पढ़ रहे थे। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पुराण। पुराण में हमने बताया था कि पुराण के 5 विषय है ना। अमर सिंह ने पुराण के 5 विषय बताए है ना। पहला क्या बताया है? सर्ग। सर्ग का अर्थ हुआ सृष्टि या जगत का जो निर्माण, जिसको हम लोग जगत का निर्माण भी कहते हैं। प्रतिसर्ग का अर्थ हुआ प्रलय आया और फिर जो है सृष्टि का निर्माण हुआ। देखिए, सर्ग का अर्थ हुआ सृष्टि का निर्माण, प्रतिसर्ग का हुआ प्रलय आया फिर सृष्टि का निर्माण। फिर आया वंश। वंश किसका है? तो देवता का है और ऋषि का है। ठीक। मनवंतर। मनवंतर का अर्थ हो गया महायुग और वंशानुचरित का अर्थ हो गया राजाओं का वंश, प्राचीन राजा का वंश। ये आपका 5 पुराण का है। मान ली कहीं पूछ लिया जाए कि भाई सर्ग का क्या अर्थ है, मनवंतर का क्या अर्थ है या प्रतिसर्ग का क्या अर्थ है, तो वहां पर आप लोग इस प्रश्न का जवाब देने के स्थिति में रहें, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में ये सब पूछा जा सकता है। अब हम लोग पंचतंत्र का चर्चा करते हैं। पंचतंत्र कौन लिखा था? विष्णु शर्मा। देखिए, पंचतंत्र भारत की एक ऐसी रचना है जो 15 भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। 15 भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है और 40 से ज्यादा यूरोपीय भाषाओं या विदेशी भाषा में इसका अनुवाद हो चुका है। इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है परीक्षा में कि किस भारतीय ग्रंथ का सबसे ज्यादा विदेशी या भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ, तो वह है पंचतंत्र, जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हितोपदेश जो है वो कौन लिखे थे? नारायण पंडित। हितोपदेश लिखे थे नारायण पंडित। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद जो हुआ है, ये मैं मुगल काल पढ़ाते समय भी बताऊंगा। फारसी भाषा में जो अनुवाद हुआ है वो आयर दानिश नाम से हुआ है। ठीक, आयर दानिश नाम से हुआ है। करने वाले हैं इसके अबुल फजल। अबुल फजल ने
पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया आयर-ए-दानिश के नाम से। और पंचतंत्र भारत एक ऐसी भारतीय रचना है जिसका सबसे ज्यादा भारतीय भाषा में अनुवाद हुआ और यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। ये सब थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। अब हम लोग गुप्त काल का विज्ञान और तकनीक पर आते हैं। अब हम लोग किस पर आते हैं? गुप्त काल के विज्ञान और तकनीक पर आते हैं। देखिए, विज्ञान और तकनीक की जहां तक बात है, देखिए विज्ञान का अर्थ हुआ सिद्धांत और तकनीक का अर्थ हुआ प्रयोग। उस सिद्धांत का आप किस तरीके से प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग, विज्ञान हो गया, सिद्धांत हो गया, और तकनीक हो गया सिद्धांत का प्रयोग आप कैसे करते हैं, तो वो तकनीक हुआ। ठीक, ये कंफ्यूज मत होइएगा विज्ञान और तकनीक में क्या अंतर है। तो सिद्धांत है, एक प्रयोग है, उस सिद्धांत का आप कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आप देखिएगा इस काल में गणित के क्षेत्र में काफी तरक्की किया भारत। और किस चीज में किया? खगोल विज्ञान में किया। और किस क्षेत्र में किया? रसायन विज्ञान में किया, शल्य चिकित्सा में किया, शल्य चिकित्सा में किया, उसके बाद धातु विज्ञान में किया। ये सब क्षेत्र में इस काल में काफी भारत ने तरक्की किया। ठीक, अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। खगोल विज्ञान में कैसे तरक्की, गणित में कैसे तरक्की किया, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इस काल में, गुप्त काल में सबसे एक इंपॉर्टेंट विद्वान थे आर्यभट्ट। इनका समय है 476 एडी से 550 एडी तक। ये कहाँ के रहने वाले थे? कुसुमपुर के। कुसुमपुर किसको कहते हैं? पाटलिपुत्र को। ठीक, इनका जो आर्यभट्ट का जो जहां पर वो परीक्षण करते थे, जो वेधशाला था, जिसको जहां खगोलीय गणित जानकारी प्राप्त की जाती है, उस जगह का नाम था तारेगना। तारेगना आज भी है। जब गया से आप पटना क्यों जाइएगा तो जहानाबाद के पास तारेगना है। और यहां पर आर्यभट्ट ने अपना ऑब्जर्वेटरी, जिसको कहते हैं, उसको स्थापित किया था। मतलब जो खगोलीय घटना के अध्ययन के लिए अपना प्रयोगशाला तारेगना में स्थापित किया था। और बहुत आश्चर्य होगा कि हाल के वर्षों में एक सूर्य ग्रहण आया था। हाल के वर्षों में, आज से 5-7 साल पहले एक सूर्य ग्रहण लगा था भारत में। बहुत मेजर सूर्य ग्रहण लगा था। तो विश्व भर के वैज्ञानिक तारेगना आए थे उस सूर्य ग्रहण का रिसर्च करने के लिए, वही तारेगना में जहां आर्यभट्ट ने अपना प्रयोगशाला 476 एडी से 550 एडी के बीच में स्थापित किया था। मतलब आर्यभट्ट कितने उम्दा किस्म के वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, यह अब बताने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। ठीक, आर्यभट्ट जो थे, इन्होंने 23 साल की उम्र में, जब ये 23 वर्ष के हुए, तो एक किताब लिखे थे आर्यभट्टीय। इनका किताब का नाम है आर्यभट्टीय। इन्होंने सूर्य सिद्धांत भी लिखा। ये सब जो है किताब लिखे थे। और इन्होंने कहा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य का चक्कर लगाती है। क्या कहा? पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य का चक्कर लगाती है। ये बताने वाले आर्यभट्ट थे। ठीक, और उसके बाद इन्होंने कहा कि सूर्य ग्रहण की बात, जो ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, ये सब का इन्होंने व्याख्या भी किया। सूर्य ग्रहण का भी व्याख्या किया, चंद्र ग्रहण का भी व्याख्या किया। आप जब फिजिक्स पढ़िएगा तो वहां पर आपसे पूछा जाएगा परीक्षाओं में कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। तो सूर्य ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा। नहीं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है क्या इन्होंने व्याख्या किया है। ठीक, हाँ, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। और चंद्र ग्रहण तब लगेगा जब सूर्य और
पृथ्वी बीच में रहेगा, चंद्रमा नीचे रहेगा। ये 3 है स्टेटर। क्योंकि इस चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो पृथ्वी जो है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी सूर्य हो जाएगा वहां पर। ठीक, तो ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो फिजिक्स में सिद्धांत है वो आपको फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये सूर्य ग्रहण भी बताया इन्होंने, चंद्र ग्रहण का भी मान बताया इन्होंने, पाई का भी मान बताया। पाई का जो मान 3.14 है वो इन्होंने ही बताया था। ठीक, उसके बाद इन्होंने दशमलव का मान भी दिया था। दशमलव अगर किसी ने भी दिया था तो वो आर्यभट्ट ने ही दिया था। दशमलव का पहला प्रयोग भारत में 476 एडी का 448 एडी का इलाहाबाद के पास एक अभिलेख मिला है, वहां पर दशमलव का प्रयोग मिला है। वहां पर दशमलव का प्रयोग हम लोगों को देखने को मिला है। शून्य का आविष्कार भी बहुत लोग कहते हैं कि आर्यभट्ट ने किया, लेकिन शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने नहीं किया, क्योंकि 200 BC में शून्य का आविष्कार हुआ था। शून्य का आविष्कार कब हुआ था? 200 BC में हुआ था। और यह अज्ञात भारतीय ने किया था। इसका शून्य का आविष्कार किसने किया ये आज तक हम लोगों को पता नहीं चल सका। बस ये है कि शून्य का आविष्कार 200 BC में हुआ और इसको अज्ञात भारतीय ने किया। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझने में अब कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर हम इस काल में खगोल विद्या का ज्ञान, खगोल विद्या के बारे में देखें तो रोमक सिद्धांत यहां पर चल रहा था। मतलब खगोल विद्या में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि रोम और यूनान का प्रभाव भारत पर था। रोम और यूनान का प्रभाव भारत पर था। एक बहुत बड़े थे गुप्त काल में, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के जो नौरथ में थे, बरहामिहिर, इन्होंने कुछ किताब लिखा था। पंच सिद्धांतिका, बृहद सिद्धांत, लघु जातक और दीर्घ जातक। तो बृहद संहिता इन्होंने, बरहामिहिर ने किताब लिखा था, पंच सिद्धांतिका, बृहद सिद्धांत, लघु जातक और दीर्घ जातक। देखिए ये सब संस्कृत में ही है, बृहद सिद्धांत भी संस्कृत में ही है। और बृहद सिद्धांत का एक खासियत यह है कि यह विश्वकोश है। इसको याद रखिएगा कि ये विश्वकोश है। ठीक, एक फलित ज्योतिष होता है, एक फलित ज्योतिष होता है। और कल्याण बर्मन थे, उन्होंने लिखा सारावली। फलित ज्योतिष पर कल्याण बर्मन ने सारावली नामक पुस्तक का लेखन किया। तो यह हो गया आपका खगोल गणित में और खगोल विज्ञान में जो 2 इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको बता दिया। अगर हम रसायन विज्ञान में देखें, रसायन विज्ञान में नागार्जुन जो है काफी समय का रसायन विज्ञान का आप कह सकते हैं कि प्रणेता भी कर सकते हैं इनको। और इन्होंने विभिन्न प्रकार का सोना, चांदी, तांबा, इस सब से एक रस का निर्माण किया और इसका प्रयोग औषधि के क्षेत्र में किया। औषधि के क्षेत्र में किया, यह रसायन विज्ञान हुआ। पारा का आविष्कार भी इसी समय हुआ था। पारा जो है इस समय भारत में खोजा जा चुका था। अच्छा, शून्य का आविष्कार तो भारत में 200 BC के आसपास हुआ था। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि शून्य का जो आविष्कार भारतीयों ने किया 200 BC में, किसने किया यह ज्ञात है। लेकिन अरब जो लोग थे वो भारत से शून्य सीखे और लगभग 873 AD में सीखे थे। ठीक, और अरब से ही यह शून्य का जो जानकारी है यूरोप पहुंचा। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि एक अज्ञात भारतीय ने 200 BC में शून्य का आविष्कार किया और यह अरब लोगों को जानकारी 873 AD में हुआ और यही जानकारी यूरोप में, अरब वासियों से यूरोप में पहुंचा। तो ये आपका हो गया, पारा का आविष्कार हो गया।
उसके बाद धातु विज्ञान में हम लोग आते हैं। धातु विज्ञान, मेहरौली का जो लौह स्तंभ है आज तक उसमें जंग नहीं लगा है। मेहरौली का जो चंद्र स्तंभ है, उसमें लौह स्तंभ है, उसमें आज तक जंग नहीं लगा है। तो भाई क्या बात है, खासियत तो कुछ होगी। तो एक तो है कि वहां का जो वातावरण है, जो टेम्परेचर है दिल्ली का, वो शुष्क वातावरण है, इसलिए वहां पर जंग लगना थोड़ा सा, चूंकि पानी वर्षा कम होती है, एक तो यह कारण हो सकता है। लेकिन दूसरा ये, इस कारण को कह के यह नहीं कहा जा सकता है कि 1500-1600 साल पहले किसी वस्तु में जो है जंग नहीं लगेगा। तो और पश्चिम में ऐसा कोई भी लौह स्तंभ हुए, पश्चिम का अर्थ यहाँ पर हुआ कि पश्चिम यूरोप, चाहे अरब जगत हुआ, चाहे यूरोप का जगत हुआ, वहां ऐसा कोई हमें लौह स्तंभ देखने को नहीं मिलता है इतना पुराना जिसमें जंग नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं लौह विज्ञान में, लौह तकनीक में ये लोग काफी आगे थे। अगर हम देखते हैं कि तांबा में भी, तो तांबा में भी हम एक इंपॉर्टेंट बात देखते हैं कि सुल्तानगंज से महात्मा बुद्ध का तांबा का मूर्ति मिला है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस काल में कांसा की भी मूर्ति मिली है महात्मा बुद्ध की। तो ये सब जो है, अर्थात कहने का कि धातु विज्ञान में गुप्त काल में काफी तरक्की हुआ। अब हम थोड़ा सा सुश्रुत की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, सुश्रुत की चर्चा करते हैं और धन्वंतरी की चर्चा करते हैं। धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। इन्होंने अष्टांग हृदय नामक एक आयुर्वेद ग्रंथ लिखा। अष्टांग हृदय नामक एक आयुर्वेद ग्रंथ लिखा। उसके बाद हम सुश्रुत की चर्चा करते हैं। सुश्रुत संहिता लिखा और विश्व का यह पहला शल्य चिकित्सक था। विश्व का पहला शल्य चिकित्सक था, इसको याद रखिएगा। पहला जो मतलब ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर जो था, यही था। विश्व का पहला शल्य चिकित्सक सुश्रुत ही था। इसको कौन कहा था? पार्क डेविस ने कहा कि विश्व का पहला शल्य चिकित्सक सुश्रुत थे। इन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। आजकल जो आप देखते होंगे, मोतियाबिंद का ऑपरेशन सबसे पहले इन्होंने ही किया था। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, जो आंख में बीमारी होती है, और प्लास्टिक सर्जरी भी जो है सुश्रुत का ही किया हुआ है। तो ये सुश्रुत का इंपॉर्टेंट चीज देन है। ऐसे ये गुप्त काल के एक भास्कर द्वितीय गुप्त काल के तो नहीं है। हाँ, ब्रह्मगुप्त का एक चर्चा करना जरूरी है। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत लिखा। और एक चीज मैं बताता हूं कि दुनिया कहती है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। नहीं, न्यूटन से भी पहले ब्रह्मगुप्त ने हमें बताया अपनी किताब ब्रह्म सिद्धांत में कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अगर सबसे पहले देने वाले कोई व्यक्ति हैं तो वो है ब्रह्मगुप्त। क्लियर? यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, यह ऐसे गुप्त काल का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चर्चा कर देता हूं। 12वीं सदी के एक गणितज्ञ हैं बीज गणित के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? बीज गणित के क्षेत्र में। इनका जो नाम है वो है भास्कर द्वितीय। क्या नाम है? भास्कर द्वितीय। इनको भास्कराचार्य भी कहा जाता है। और इन्होंने एक किताब लिखा था सिद्धांत शिरोमणि। क्या लिखा था? सिद्धांत शिरोमणि। इसके 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय है बीज गणित, दूसरा अध्याय लीलावती, तीसरा अध्याय है गणिताध्याय, और चौथा अध्याय है गोलाध्याय। ठीक, बीज गणित, लीलावती, गणिताध्याय और गोलाध्याय, 4 अध्याय है। पूछ लिया जाता है कि लीलावती की पुत्री का नाम था। लीलावती जो पुस्तक है वो किस विषय पर है? तो बीज गणित पर है। यह थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखिएगा। देखिए, इस काल में एक चीज और बताते हैं
भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र, खैर ये साहित्य में भी आज चला जाएगा, लेकिन ठीक है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था और शास्त्रीय संगीत का, भारतीय शास्त्रीय संगीत का भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसको बाइबिल कहा जाता है। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उस शास्त्रीय संगीत का, उसको बाइबिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शास्त्रीय संगीत का बाइबिल कहा जाता है। यह हो गया आपका भरत मुनि के बारे में। एक चीज और, ये अब थोड़ा सा हम विषयांतर हो गए, लेकिन मुझे याद आ गया ये कालिदास के बारे में। कालिदास ने 7 रचना लिखा, इसमें 3 नाटक हैं। कालिदास ने 3 नाटक लिखा। एक है अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्र और विक्रमो उर्वशी। ये 3 नाटक उन्होंने लिखा था। कालिदास ने 3 नाटक लिखा था, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो उर्वशी और मालविका अग्निमित्र। 2 जो है महाकाव्य लिखा था। 2 महाकाव्य था उनका, रघुवंशम और रघुवंशम, और एक है, अच्छा एक आ जाएगा ध्यान में, और 2 खंड काव्य लिखा, हाँ, रघुवंशम और कुमार संभव। कुमार संभव 2 महाकाव्य है, रघुवंशम और कुमार संभव, और 2 खंड काव्य है। एक है आपका मेघदूतम और ऋतु संहार। देखिए कालिदास ने कुल मिला के 7 रचनाएं की। 3 नाटक है, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो उर्वशी, मालविका अग्निमित्र। 2 महाकाव्य है, रघुवंशम, कुमार संभव, और 2 खंड काव्य है, मेघदूतम और ऋतु संहार। ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से गुप्त काल का जो विज्ञान है वो कंप्लीट हो गया। थोड़ा साहित्य का विज्ञान और तकनीक भी कंप्लीट हो गया। थोड़ा साहित्य का जो पार्ट है, जो थोड़ा सा जरूरत था कल का ही, थोड़ा सा उसको छिपक समझिए, तो वो सब मिला के मैं आपका साहित्य भी कंप्लीट हो गया, विज्ञान और तकनीक भी कंप्लीट हो गया। अब जो है गुप्तकालीन कला के जो पार्ट हैं, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।